नमस्कार, मैं सुकन्या सिंह आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। दाने के लिए धनिया की करें वैज्ञानिक तकनीक से बुआई। फसलों की नई विकसित किस्मों की खेती से किसानों की बढ़ेगी पैदावार। मसाले वाली फसलों में धनिया की खेती हमारे राज्य में बहुत से किसान भाई करते हैं और जो किसान इसकी खेती करना चाहते हैं उनको इसकी खेती करते समय कुछ जरूरी बातों जैसे उन्नत प्रजातियों का चुनाव, खेत की तैयारी, बुआई विधि आदि बातों पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि किसान भाई अक्सर इन्हीं बिंदुओं पर चूक कर जाते हैं। तो आप किस तरह से करें धनिया की बुआई, इसकी जानकारी दे रहे हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर मृगेंद्र सिंह। धनिया अपने क्षेत्र की बहुत एक महत्वपूर्ण फसल है। ये एक मसाले वाली फसल है। धनिया का उपयोग धनिया के बीज का भी किया जाता है और हरी पत्तियों के लिए इसका ज़्यादा खेती की जाती है। किस्मों की बात है तो 441 है, 435 है, 36 है। हिसार से काफ़ी वैरायटी निकली हैं, उनमें हिसार आनंद है, हिसार सुगंध है, हिसार सुरभि है। तो ये वैरायटी हैं। पंत से भी अच्छी पंत हरितिमा करके वैरायटी निकली है। तो ये कोई भी किस्म इसमें से जो अपने क्षेत्र के लिए अनुकूल हो और जिस पर्पज के लिए बो रहे हैं, आप धनिया पत्ती के लिए बो रहे हैं या बीज के लिए बो रहे हैं, उसके हिसाब से किस्म का चुनाव करना चाहिए। किसान भाइयों, अभी आपने धनिया की अधिक उत्पादन देने वाली उन्नतशील किस्मों के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं धनिया की खेती के लिए भूमि का चयन और खेती की तैयारी के बारे में। और इसकी खेती हर प्रकार की जलवायु में की जा सकती है जहाँ ज़्यादा गर्मी न पड़ती हो और वर्षा का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी तरह से हो, और ख़ास तौर से जहाँ बीज के लिए इसकी खेती की जाती है तो ये ध्यान रखना चाहिए कि उस समय जब पुष्पन पे हो, जब फूल पे हो इसकी फसल, उस समय पाला नहीं पड़ना चाहिए। पाले से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। धनिया की खेती किसी भी प्रकार की भूमि में की जा सकती है। खेत की तैयारी के लिए बढ़िया डिस्क हैरो चलाकर और खेत के जो ढेले हैं उनको तोड़ देना चाहिए और पाटा लगाकर उसको बराबर कर देना चाहिए। खेत की तैयारी के उपरांत इसमें 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गोबर की खाद डालना चाहिए। उर्वरक की बात है, सॉइल टेस्टिंग के बाद जो रिकमेंडेशन हो उसके हिसाब से डालना चाहिए। पर मोटे मोटे तौर पर 40 किलोग्राम नत्रजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश की ज़रूरत होती है। इसमें आधी मात्रा नत्रजन की बोवाई के समय इसके आधार खाद के रूप में डालना चाहिए और बाकी जो आधी मात्रा है उसको स्प्रे के रूप में देना चाहिए या बाद में टॉप ड्रेसिंग करना चाहिए। किसान भाइयों, धनिया की फसल से अच्छा उत्पादन मिले इसके लिए आप बीज की उचित मात्रा तथा बीजोपचार करते हुए धनिया की वैज्ञानिक तकनीक से बुआई कैसे करें, आइए जानते हैं। बीज दर जो होती है वो इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ पर सिंचित अवस्था है वहाँ पर 10 से 12 किलो बीज पर्याप्त है। असिंचित अवस्था के लिए 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज दर रखना चाहिए। एक चीज़ इसमें और ध्यान रखने की बात है कि इसको हल्के से दबा के इसके टुकड़े कर लेना चाहिए। इसको 2 टुकड़े में हो जाए ऐसा। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इसका बीजोपचार जरूर करना चाहिए। बीजोपचार के लिए कार्बेंडाजिम बेबिस्टीन 2 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से। जहाँ तक इसकी बिजाई की बात है, इसको बोने की बात है, तो दोनों तरह से किया जाता है। इसलिए करना चाहिए कि लाइन स्विंग ही की जाए। किसान भाइयों, धनिया की फसल का उचित विकास हो इसके लिए आप फसल को खरपतवारों से मुक्त रखते हुए सिंचाई कैसे करें, आइए जानते हैं। फिर हम अगर बात करते हैं खरपतवारों की, जैसे ही खरपतवार दिखें सबसे बढ़िया तो हैंड वीडिंग होता है। खरपतवार निकालते रहना चाहिए। चूँकि ये अगर मिट्टी के अनुसार
अगर भारी मिट्टी है तो 5-6 सिंचाई की इसमें आवश्यकता होती है, और अगर हल्की भूमि है तो 10-12 सिंचाई की आवश्यकता होती है। किसान भाई, आप अगर ये छोटी छोटी सी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो धनिया, अगर आप धनिया की खेती करते हैं तो बहुत लाभप्रद खेती है, और ये चूँकि औषधि और मसाला दोनों में आता है, हरी पत्तियां भी काम में आती हैं, इसके बीज भी बहुत अच्छे रेट में बिकते हैं, तो किसान भाई काफ़ी लाभ कमा सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। एक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। और किसान खेती के लिए पुरानी फसलों के बीजों का प्रयोग करते हैं, जिससे उन्हें फसलों की पैदावार कम मिलती है। अगर किसान भाई नई विकसित किस्मों की खेती करें तो पुरानी किस्मों की अपेक्षा अधिक पैदावार ले सकते हैं। आज हम आपको विभिन्न फसलों की उन्नत किस्मों के बारे में बताएंगे, तो इसके लिए देखिए ये रिपोर्ट। आजकल कृषि क्षेत्र में सतत नई खोज हो रही है। कृषि वैज्ञानिक विभिन्न फसलों की नई नई किस्मों को विकसित करने में लगे हैं। आज इन्हीं के द्वारा विकसित की गई कुछ किस्मों के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिनके प्रयोग से आप पुरानी किस्मों की अपेक्षा अधिक पैदावार ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं टमाटर की। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान IIHR ने टमाटर की एक ऐसी किस्म तैयार की है जिसके एक पौधे से 19 किलो टमाटर का उत्पादन हो रहा है। टमाटर की इस नई उन्नतशील किस्म का नाम अर्का रक्षक F है। अर्का रक्षक टमाटर पत्ती मोड़क विषाणु, जीवाणु की झुलसा और अंगेती अंगमारी रोग के प्रतिरोधी है। इसकी औसतन उपज क्षमता 75 से 80 टन प्रति हेक्टेयर है। इसी तरह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के करनाल स्थित गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान केंद्र ने गेहूं की एक नई किस्म करण वंदना पेश की है। ये किस्म रोग प्रतिरोधी क्षमता के साथ साथ अधिक उपज देने वाली है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार गेहूं की ये किस्म उत्तर पूर्वी भारत के गंगा तटीय क्षेत्र के लिए अधिक उपयुक्त है। कई साल के अनुसंधान के बाद विकसित करण वंदना अधिक पैदावार देने के साथ गेहूं ब्लास्ट नामक बीमारी से भी लड़ने में सक्षम है। जहां गेहूं की अन्य किस्मों से औसत उपज 55 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक प्राप्त होती है, वहीं करण वंदना से 64 से 70 कुंटल प्रति हेक्टेयर से भी अधिक की पैदावार हासिल की जा सकती है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने गेहूं की HW 5207, HI 1612 और HI 8777 किस्मों का विकास किया है। इन किस्मों में प्रोटीन, लौह तत्व, तांबा और मैग्नीज भरपूर मात्रा में है। गेहूं की इस किस्मों में चपाती तो स्वादिष्ट बनती ही है, ये पास्ता और बिस्कुट बनाने के लिए भी उपयुक्त है। गेहूं की HW 5207 किस्म को पहाड़ी या इससे सटे स्थानों में लगाया जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि कम सिंचाई में भी इसकी भरपूर पैदावार होती है। ये लीफ रस्ट और स्टीम रस्ट के प्रतिरोधी किस्म है। गेहूं की HI 8777 किस्म को वर्षा आधारित क्षेत्रों में समय से लगाया जा सकता है। यह किस्म लीफ रस्ट, करनाल बंट और फूट रूट प्रतिरोधी है। संस्थान ने उत्तर पूर्व के मैदानी इलाकों के लिए गेहूं की HI 1612 किस्म का विकास किया है। अच्छी पैदावार के लिए इसकी समय से बुआई करनी पड़ती है। सीमित सिंचाई में इसका औसत उत्पादन 37.6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर लिया जा सकता है। इसमें भी लीफ ब्लास्ट और करनाल बंट प्रतिरोधक क्षमता है। भारतीय मक्का अनुसंधान केंद्र के द्वारा पूसा HM 9 किस्म विकसित की गई है। इस किस्म की पैदावार 52 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और फसल पकने की अवधि 89 दिन है। खरीफ मौसम में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पूर्वी क्षेत्र तथा पश्चिम बंगाल राज्यों के लिए उपयुक्त है। आप भी इन किस्मों की खेती करके अपनी फसलों से अच्छी पैदावार ले सकते हैं। इसके बहुत से किसान भाई बकरी पालन करके अच्छा लाभ कमाते हैं, परंतु कभी कभी बीमारियों के कारण यह व्यवसाय घाटे में चला जाता है। बकरियों में होने वाली एक गंभीर बीमारी है PPR। तो इस बीमारी को
पशुपालक कैसे पहचाने और कैसे करें इस रोग से बचाव, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं। PPR पेस्टिडब पेस्टिस रूमिनेंट्स वायरस, ये एक ऐसा वायरस है जो विकासशील देशों के लिए, जो बकरी पालक हैं हमारे, ख़ास करके छोटे और मझोले किसान, उसमें हमारा भारत भी शामिल है, उसके विकास में एक बहुत ही बड़ी बाधा है। चाहे हमारी बकरी हो चाहे हमारी भेड़, ये दोनों को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। किसान भाइयों, बकरियों में होने वाली घातक बीमारियों में है PPR। ये विषाणु जनित रोग है जिससे बकरियों में अत्यधिक मृत्यु हो जाती है। इसलिए PPR रोग को बकरियों में महामारी या बकरी प्लेग के नाम से भी जाना जाता है। ये रोग विशेषकर कम उम्र के मेमनों और कुपोषण एवं परिजीवियों से ग्रसित बकरियों में अति गंभीर एवं प्राण घातक होता है, जिससे बकरी पालन में नुकसान अधिक होता है। हम लोग साधारणतः देखते हैं कि PPR वायरस जब आपकी पशु को अफेक्ट करेगी, तो जब वायरस का संक्रमण आपकी बकरियों में होता है, भेड़ों में होता है, तो हम लोग देखते हैं कि साधारणतः तीसरे चौथे दिन, बहुत सारे शोध से ये पता चला है कि तीसरे चौथे दिन बहुत तेज़ बुखार आएगी बकरी को। उसके बाद उसको डायरिया होना शुरू होगा, नाक से उसके पानी आना शुरू हो जाएगा जो बाद में कफ का रूप ले लेगा। आप देखेंगे कि उसके म्यूकेसा, मुंह पर छाले पड़ जाएंगे, वो थोड़ा ख़राब हो जाएगा, उसको खाने में दिक्कत होगी। बकरियों के आंत में गैस्ट्रोएंटेराइटिस का प्रभाव देखने को मिलता है। साथ में जो एक डायरिया जो भयावह रूप में बकरियों को हो जाता है, वो हमें देखने को मिलता है। आप देखेंगे कि इसका प्रकोप जब ठंड की शुरुआत होती है उस समय अत्यधिक होता है, और जो मरने की दर है बकरियों में, वो ख़ास करके जो हमारे न्यू बॉर्न काफ जो 3-4 महीना 2 महीना के होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मृत्यु को देखने को मिलती है। और ग्रामीण परिवेश में जो हमारे छोटे बकरी पालक हैं, गांव में हम लोगों ने देखा है कि 40%, 50% और विकट परिस्थितियों में लगभग 60% बकरियां ये मर जाती हैं इस बकरी बीमारी की वजह से। इसके अलावा किसान भाइयों, रोग ग्रसित बकरियों में नीरसता, छींक तथा आंख एवं नाक से तरल स्राव जैसे आने लगता है और मुंह से अत्यधिक बदबू आने लगती है। संक्रमण होने के 1 सप्ताह के भीतर ही बीमार बकरी की मृत्यु भी हो जाती है। हमारे किसान भाई कुछ चीज़ों को सावधानी पूर्वक अगर ध्यान देंगे तो इसके प्रभाव को, मृत्यु दर को वो कम कर सकते हैं। हमारे पशुपालक ये जान लेते हैं कि अब ये बकरियों को ये हो गया तो ये बचेगी नहीं, लेकिन हमने देखा है, और अगर आप कुछ करेंगे, कुछ सावधानी बरतेंगे, तो वो कुछ कंट्रोल आप उसकी मृत्यु पर कर सकते। रोगी बकरियों का बचा हुआ चारा स्वस्थ पशु को न खिलाएं एवं बीमार बकरी को चराने हेतु न लेकर जाएं। PPR रोग से प्रभावित पशु का इलाज योग्य पशु चिकित्सक से अवश्य करवाएं। कि एक विषाणु जनित बीमारी है तो स्वाभाविक है इसके विरुद्ध टीके के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं चलेगा। और बेहतर तो ये होता है कि जहाँ से आप बकरी खरीद रहे हैं वहीं 1 ml PPR वैक्सीन चमड़ी के नीचे दे दें। उससे क्या होगा कि आपकी वो बकरियाँ 3 साल तक PPR बीमारियों के विरुद्ध सुरक्षित हो जाएंगी। कि बकरियां और बकरी के बच्चे 3 महीने से ऊपर के हों, उसको 1 ml PPR वैक्सीन चमड़े के नीचे दे दें, जिससे आप इस बीमारी से बिल्कुल 3 साल तक सुरक्षित रह सकते हैं। और प्रत्येक 3 वर्ष पर आपको इस वैक्सीन को रिपीट करना है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है उम्मेदगंज जिला कोटा के श्रवण कुमार ने। आपने मछलियों की अधिक वृद्धि और विकास के लिए किए जाने वाले जरूरी कार्यों पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश।
सभी किसान भाइयों को नमस्कार। जैसा कि अभी ठंड अपनी चरम सीमा पर है और इस समय हमारे पशु पालक जिस तरह से पशुओं का देखभाल अलग तरह से करते हैं, उनका केयर ज़्यादा लिया जाता है, उसी तरह मत्स्य पालन में भी सभी मत्स्य पालकों को मछली की देखभाल जो है ठंड में अलग तरीके से करनी होगी। जैसा वो रोज़मर्रा में करते हैं वैसा ना कर कर कुछ अलग तरीके से करनी होगी, क्योंकि मछली का जो शरीर का तापक्रम होता है वो बाहर के तापक्रम के अनुसार ही अपने आप आ जाता है, क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल होता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि किसान मछलियों के बीजों को बाहर दूर गांव से लाते हैं और फिर अपने तालाबों में डालते हैं, जिससे कई रोगों की चपेट में आने के कारण मछलियां मरने लगती हैं। ऐसे में किसान इस समस्या से बचने के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, आइए जानते हैं। इस कारण से हमें मछली के जो पानी है उनके टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है। एक नॉर्मल जो उसका ऑप्टिमम रेंज होता है उस रेंज में उनको लाना होता है। इसके लिए हम लोग कोशिश करना चाहिए कि हर दिन कुछ ना कुछ पानी बाहर से उसमें डाला जाए, ट्यूबवेल के थ्रू, बोरिंग के थ्रू, ताकि पानी का जो तालाब का जो पानी है उसका तापक्रम एक नॉर्मल रेंज में आ जाए। मछलियों को तालाब में डालने के बाद अक्सर किसान भाई इनके आहार को लेकर लापरवाही कर जाते हैं, जिससे मछलियों की बढ़वार ठीक ढंग से नहीं हो पाती। अतः इनकी उचित बढ़वार हेतु कितनी मात्रा में कौन कौन से पोषक आहार देने हैं तथा आहार देने की उचित विधि क्या है, आइए जानते हैं। इसके साथ ही साथ खाने में भी मछलियों को एक सावधानी बरतनी होती है। इस समय मछलियां खाना कम खाती हैं, तो उसके अनुसार से ही खाना कम देना है। ये देख लेना है कि कितना वो खाना खा पाती हैं, उसके अनुसार से ही खाना देना है। अगर आप पहले 3% बॉडी वेट के अनुसार खाना देते थे तो अभी उसको कम कर 2% कर लें, और 2% पर ही ना छोड़ें। वो देखें कि मछलियां 2% देने पर कितना वो इंटेक करती हैं आधे घंटे में। आधे घंटे में जितना इंटेक कर लेती हैं उसके अनुसार से ही खाना दें। अगर वो खाना छोड़ रही हैं उस आधे घंटे के दौरान, तो उस खाना को अगले दिन कम कर दें, जिससे कि आपका जो लागत है, जो खाना एक्स्ट्रा जो खर्च हो रही है तालाब में जाने के कारण, वो भी बच जाएगी और साथ ही साथ आपका जो नॉर्मल ग्रोथ है वो मेंटेन रहेगा। इसके साथ ही साथ अगर पंगास मछली कोई मत्स्य पालन कर रहे हैं तो पंगास मछली को सबसे ज़्यादा नुकसान ठंड से होती है, पूरी की पूरी मछलियां मर जाती है। इसलिए अच्छा होगा कि एक नॉर्मल एक बांस का चेचरी का छतरी बनाकर उस पर एक पॉलीथीन सीट लगाकर जो मार्केट में मिलती हैं उसको लगाकर एक छोटा सा पॉली हाउस बना लिया जाए और उसमें उसके बच्चे को रखा जाए, पंगास मछली के बच्चे को, तभी वो मछलियाँ बच पाएंगी, अन्यथा वो बच नहीं पाएंगी। इसके साथ ही साथ उर्वरक का भी उपयोग एक सीमित मात्रा में करें, बहुत ज़्यादा उर्वरक का उपयोग ना करें, क्योंकि अभी धूप अपनी चरम सीमा पर नहीं रहती है। कभी धूप आती है, कभी नहीं भी आ रही है, जिसके कारण कि आपका जो फर्टिलाइजर जो तालाब में जाता है वो सही तरीके से डिकम्पोज नहीं हो पाता है। इसलिए उस तालाब में फर्टिलाइजर जो आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर खासकर इसका यूज़ करते हैं उसको एक सीमित मात्रा में ही दें, ज़्यादा उपयोग ना करें, और तब आपकी मछलियाँ अच्छे से रह पाएंगी। अभी के सीजन में सबसे ज़्यादा जो लाल घाव का जो बीमारी है मछलियों में सबसे ज़्यादा देखा जाता है। उसका मुख्य कारण अलग अलग तरह बैक्टीरिया भी है, फंगस भी है, वायरस, अलग अलग चीज़ें हैं जिसके कारण होती हैं। ये अच्छा होगा कि अभी ठंड जैसे ही शुरू हुई है या ठंड से जैसे ही शुरू होने वाली होती है उसी समय सीफेक्स का छिड़काव 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से तालाब में जरूर से जरूर कर दें, तो आपका मछलियाँ अच्छे से रहेगी। धन्यवाद। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।